इसके हेलो फ्रेंड्स, ये 1 फरवरी में मैंने 1 फरवरी में जो पूछा हुआ था ग्रेड 1 में जो क्वेश्चन थे पेडागोजी के वो करवा दिया है। और 2 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था वो भी हो गया है। आज हम उसमें 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करते हैं ग्रेड 1 में। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार देखना ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न ने किया था। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था? गैने ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलाव ने दिया था, स्किनर ने दिया था। तो ये किसने दिया था तत्परता का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने आपने पढ़ा होगा, अधिगम के नियम बताए थे सीखने के। अधिगम के जो सीखने के नियम बताए थे वो टोटल कितने बताए थे? 8 बताए थे। 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। ठीक है, अब मुख्य नियम में 3 कौन कौन से थे मैं एक बार नाम ले लेती हूँ। फर्स्ट था अभ्यास का नियम, सेकंड था प्रभाव का नियम और थर्ड था तत्परता का नियम। ये मुख्य नियम थे। ठीक है, तत्परता का नियम। और जो गौण नियम थे, गौण 5 नियम थे, तो उनमें से फर्स्ट नियम था अभिवृत्ति का नियम, इसी मनोवृत्ति का नियम भी बोल सकते हैं। सेकंड था आंशिक क्रिया का नियम, यानी अंशों में तोड़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना। थर्ड यहाँ पे था बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई प्रकार के उसमें रिस्पॉन्स करना, यानी बहु प्रतिक्रिया का नियम। फोर्थ इसने दिया था सादृश्यता का नियम। फोर्थ क्या था? सादृश्यता का नियम। और 5वां था साहचर्य का नियम। ठीक है, ये 5 नियम जो थे वो गौण नियम थे, थॉर्नडाइक ने दिया था, और 3 मुख्य नियम दिए थे अधिगम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खाली स्थान में विचार मग्न ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। गहन चिंतन, अमूर्त अधिगम, अपसारी चिंतन या प्रतिबिंब। तो अमूर्त अधिगम कोई बात नहीं हो रही है, ऑप्शन को निगलेक्ट करना भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, किसी भी तरीके से आंसर को फाइंड करना है। तो जो अमूर्त अधिगम है यहाँ पे ये चिंतन के लिए नहीं है, प्रतिबिंब भी है। ठीक है, अब बचा अमूर्त अपसारी चिंतन या गहन चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, जिस प्रॉब्लम्स को कई तरीके से सोचना, ये अपसारी चिंतन है। तो यहाँ पे जो डीपली हमको थिंकिंग करना है, गहराई से विचार मग्न होकर के ढंग से थिंकिंग करना है, तो वो कौन सी थिंकिंग है? क्रिटिकल थिंकिंग या गहन चिंतन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीक खाली स्थान द्वारा विकसित की गई थी। गैने के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा या फ्लेंडर्स के द्वारा। आपने पढ़ा होगा कि जो इंटरेक्शन एनालिसिस है, इंटरेक्शन एनालिसिस किसने दिया था? फ्लेंडर्स ने दिया था। इन्होंने ये इंटरेक्शन एनालिसिस जो बताया था वो 3 टाइप में बताया था। कितने में? 3 टाइप में। फर्स्ट बताया था शिक्षक कथन, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट था शिक्षक कथन, इसी में सेकंड था छात्र कथन, और थर्ड था इसी में एक और था मौन या विभ्रांति। क्या? मौन या विभ्रांति। अब इनका मतलब क्या है एक बार ये भी सुन लीजिए तो माइंड में बना रहेगा। शिक्षक कथन क्या था? शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षक द्वारा क्रियाएं की जाती हैं वो शिक्षक कथन है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 2 तरीके से हो सकती हैं, जैसे भाषण देना, निर्देश देना, ये सब क्या है? शिक्षक कथन है। सेकंड बताया था छात्र कथन। तो छात्र कथन में क्या होगा कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो छात्र अनुक्रिया करता है, यानी छात्र का पहल करना, छात्रों का प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण करना या मांगना, तो ये छात्र कथन हो गया। तीसरा था मौन या विभ्रांति। तो मौन या विभ्रांति में क्या है कि इस स्तर में सभी एक साथ बोलते हैं जिसके कारण विभ्रांति बढ़ जाती है, यानी डाउट बढ़ जाता है, तो कुछ समय के लिए कक्षा शांत बन जाती है। ये मौन या विभ्रांति थर्ड है। इसमें क्या होता है कि सब एक साथ बोलते हैं किसी भी डाउट को लेके, और फिर जब ये सब एक साथ बोलते हैं जिसके कारण विभ्रांति पैदा होगी, यानी डाउट पैदा होगा, फिर कुछ समय के बाद ये सभी स्टूडेंट मौन हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड बताया विभ्रांति। पहला शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति किसने बताया था? फ्लेंडर्स ने बताया था। ठीक है, मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीकी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक, जो अंतःक्रिया विश्लेषण के भाग में होते हैं फ्लेंडर्स के अनुसार, तो उसमें ये बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी कि जो प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या थर्ड था पावलाव के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो यहाँ पे जो अपने थ्योरी पढ़ी थी थॉर्नडाइक की, उसके बारे में बताया गया है। सीखने का सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। तो उन्हीं के सिद्धांत को प्रयत्न त्रुटि अधिगम का सिद्धांत बोल सकते हैं, या प्रयास या भूल का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इन्हीं को प्रयास या भूल का सिद्धांत, और भी नाम है इनके, अन्य नाम
इन्हीं को एस आर थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि एस से स्टूमुलस और आर से रिस्पॉन्स। पहले स्टूमुलस आता है फिर रिस्पॉन्स आता है, इस वजह से इसको एस आर थ्योरी भी बोल देते हैं। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। तो इसमें ये हो गया। और इसके अन्य नाम है संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, कनेक्टिविज्म, संबंधवाद का सिद्धांत, या संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इनको। तो इनके अन्य नाम है, ये सभी नाम याद रखना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्रियाएं जैसे लिखना, सूची, नाम और लेबल करना जब एक परीक्षा में इस्तेमाल होती हैं तो निम्न का परीक्षण करता है। यानी कि लिखना होता है, उसमें सूची बनाना होता है, और नाम या स्टूडेंट का लेबल कर देना होता है कि ये 3rd लेवल में आया, ये 1st लेवल में आया। तो ये किसका इस्तेमाल कर रहा है ये परीक्षा? अनुप्रयोग स्तर है यानी एप्लीकेशन लेवल, मूल्यांकन स्तर यानी इवोल्यूशन लेवल, ज्ञान स्तर यानी नॉलेज लेवल, और 4th दिया हुआ है संश्लेषण स्तर या सिंथेसिस लेवल। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि लिखना और सूची बनाना और नाम और उनका लेबल करना, तो ये उनका नॉलेज लेवल जांच कर रहा है, क्या ज्ञान स्तर की उनकी जांच हो रहा है। ये तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पुरस्कार और दंड निम्न रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो पुरस्कार देते हैं कि 2 चॉकलेट मिलेंगी इतना पढ़ लो, 3 चॉकलेट मिलेंगी इतना पढ़ लो, या तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें दंड मिलेगी, 2 छड़ी मिलेगी तो 2 डंडे खा लेंगे। इस प्रकार का जो कमेंट होते हैं ये स्कूल में इस प्रकार से बोलते हैं, स्कूल में या घर में। तो जो पुरस्कार और दंड ये क्या है? ये एक प्रकार की बाहरी प्रेरणा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि बाहरी प्रेरणा है, कि आंतरिक प्रेरणा है, या उपलब्धि प्रेरणा है, या क्षमता प्रेरणा है। तो उपलब्धि प्रेरणा और क्षमता प्रेरणा तो इनको कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा 2 प्रकार के होता है, एक तो बाहरी अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे पुरस्कार और दंड देना मतलब किसी कोई दूसरा इंसान है जो उसको किया हुआ है, यदि वो पढ़ रहा है तो ये इसको दंड का जो डर है इस वजह से ये बालक पढ़ रहा है। यदि बालक पढ़ रहा है तो उसको ये लग रहा है कि मैं ये पढ़ लूँ इसके बाद मुझे चॉकलेट मिलेगी यानी पुरस्कार मिलेगा। तो ये क्या है? एक प्रकार से ये बाहरी प्रेरणा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आर्मस्ट्रॉन्ग के मुख्य प्रतिपादक हैं। जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी थी? समस्या हल विधि दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रदर्शन विधि दी थी, अनुमानी विधि दी थी, या परियोजना विधि दी थी? तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आपने पढ़ा होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी थी? ह्यूरिस्टिक मेथड दी थी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या करना है अपन? सबसे पहले ह्यूरिस्टिक मेथड को जो अपन इंग्लिश से जानते हैं ये, ठीक है, अनुमानी विधि का नाम ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को हम खोज विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोज विधि या अन्वेषण विधि, ठीक है, इसे अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ह्यूरिस्टिक मेथड, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया हुआ है। इसी को खोज विधि या अन्वेषण विधि, या इसी को तीसरा नाम एक नया मिला है अनुमानी विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है मानव युग्मज में शामिल हैं। जो मानव युग्मज हैं यानी जाइगोट हैं, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, तो टोटल क्रोमोजोम 46 होते हैं, ठीक है, कितने? 46। तो यहाँ पे जोड़ी लिखा हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पे कि जोड़ी लिखा हुआ है, जोड़ी लिखा हुआ है, तो 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़ी में इनको बांटेंगे तो 23 जोड़ी हो जाएंगे, ठीक है, 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी कहाँ पे दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये 23 जोड़ी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जोड़ी में 23 होते हैं, और यदि जोड़ी नहीं लिखा होता, ओनली क्रोमोजोम लिखा होता, तो 40 आंसर करते। 40 क्रोमोजोम होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें से जो 23वां जोड़ा होता है, लास्ट का जोड़ा, वो 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का काम करता है, ठीक है, लिंग निर्धारण, इसको भी ध्यान रखना है। यानी कि जो 23वां जोड़ा है वो 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का काम करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधाएं निम्न है। जो शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण होते हैं तो उसमें कौन सी बाधाएं आती हैं? संचार के लिए शैक्षिक बाधा, संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा, संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा। तो यहाँ पे आंसर बताना है। तो संचार के लिए कौन सी बाधा हो जाएगी? संचार के लिए शब्दार्थ बाधा हो जाएगी, यानी कि उनके जो मीनिंग्स होती हैं, जो दोहरे अर्थ वाली होती हैं, तो उनका जो शब्दार्थ है वो अलट पलट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि दोहरे अर्थ के कारण कोई शब्द है जिसका 2 प्रकार से अर्थ होता है तो संचार के लिए शब्दार्थ बाधा यहाँ पे बाधाएं होंगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिक्सन का मानना था, एरिक एरिक्सन यानी मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया हुआ था एरिक एरिक्सन ने, इसमें से उन्होंने 8 स्टेज बताई थी। तो कि स्वास्थ्य विकास निम्न पर निर्भर करता है। यहाँ पे बताना है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि जो एरिक्सन थे उस पर स्वास्थ्य विकास निम्न पर निर्भर करता है। तो पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच एक संघर्ष, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन समस्वरित या विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ एक अनसुलझा इलेक्ट्रा ग्रंथि और एक अनसुलझा एडिपस ग्रंथि। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है क्या होगा?
यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि और एडिपस मनोग्रंथि, ये तो अपन जानते ही हैं इलेक्ट्रा मनोग्रंथि लड़कियों में होती है और एडिपस जो ग्रंथि मनोग्रंथि होती है वो लड़कों में होती है। और इन दोनों ग्रंथियों की बात किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने की थी। सिगमंड की जो सेक्सुअल जो स्टेज थी 5 स्टेज, उनमें से इन स्टेजों में इन्होंने इन ग्लैंड्स की बात की है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है जिसके कारण वह पिता की ओर आकर्षित होती है, और एडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है जिसके कारण वह माता की तरफ आकर्षित होता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचा हुआ है तो पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच एक संघर्ष, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। राइट होगा समस्वरित और विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष होता है, यहाँ पे इरेक्शन का मानना है। तो स्वास्थ्य विकास किस पर निर्भर करता है? समस्वरित और विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष होता है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था इरेक्शन ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से है, एक भौतिक घटना है, एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, एक मनोप्रेरणा प्रक्रिया है, एक प्रभावशाली व्यवहार है। तो जो चिंतन है वह क्या है? चिंतन एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। संज्ञान में जो चिंतन होता है तो वो एक प्रकार की कॉग्निटिव एक्टिविटी है। अपन ने पढ़ा है जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसमें चिंतन शामिल होता है। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक गतिविधि या कॉग्निटिव एक्टिविटीज चिंतन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्मृति विज्ञान है आर्थिक सहायता यानी इकोनॉमिक एड्स, स्मृति सहायक, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? आर्थिक सहायता, स्मृति सहायक, या जादुई शब्द, या सैद्धांतिक चरण। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि जो स्मृति है मेमोरी, तो वो मेमोरी एड्स है यानी स्मृति सहायक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। मेमोरी बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति के मूल का पता इनके समय से लगाया जा सकता है। बर्ट्रेड रसल के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा, या सुकरात के द्वारा। तो यहाँ पे जो द्वंद्वात्मक पद्धति है जांच की तो वो किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को समर्थित करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती हैं, यानी कि उनने जो 8 प्रकार की एनसीईआरटी में 8 टाइप की दी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि जो सभी बुद्धि होती हैं वो एक दूसरे के समान होती हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है। और थर्ड ऑप्शन है कि एक कक्षा में सभी बुद्धिमत्ताओं को ढालना असंभव है। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न बुद्धिमत्ताएं प्रकृति में पदानुक्रमिक होती हैं। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने, तो वो कौन से उसको समर्थित करता है, ये ध्यान में देना है। तो जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया हुआ था कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि की एक अंतःक्रिया है, तो इसी को हार्वर्ड गार्डनर इसी सिद्धांत को समर्थित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप लोगों को 9 प्रकार की बुद्धि मिलती है हार्वर्ड गार्डनर की, कहीं कहीं 10 प्रकार की मिलती हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है साइकोलॉजी की, उसमें टोटल ये बुद्धि 8 टाइप की दी हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी हैं। एक बार मैं नाम ले लेती हूँ। भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि और गतिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है हार्वर्ड गार्डनर ने एनसीईआरटी बुक में। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे 9 बुद्धि भी मिल जाती हैं, एक अस्तित्ववादी बुद्धि और 10वीं मिलती है आध्यात्मिक बुद्धि। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 8 टाइप की बुद्धि ही याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो 12वीं की साइकोलॉजी की बुक है उसमें 8 प्रकार की बुद्धि दी हुई है थार्डनाइक ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे की आर्थिक स्थिति, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम की शैली, बच्चे का परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पे बच्चे की आर्थिक स्थिति बिल्कुल उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई गरीब घर से है, कोई बड़े घर से है, रिच घर से है, तो इसमें ये आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है। बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती है, और बच्चे का परीक्षा परिणाम ये मायने उतना नहीं रखता है। क्या रखता है? स्टाइल ऑफ लर्निंग, अधिगम की शैली अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा कि अधिगम की शैली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का परीक्षा परिणाम ये तो बाद में है, अच्छी अधिगम शैली होगी तो अच्छा परीक्षा परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज 15 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, प्लीज़ ये शेयर भी करिएगा कि जिनके पास क्वेश्चन नहीं है या पेपर PDF नहीं है तो वो लोग भी एक बार इस क्वेश्चन को सामने से देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।